आज हमारी जो ये यूनिट है उस यूनिट का लास्ट टॉपिक, ठीक है। इसके बाद में एक टॉपिक और है, वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग करो। अगर नहीं कर पाते हो तो मैं उसको करवाऊंगा और उसको मैं बाद में करवाऊंगा, और छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं चाहूंगा कि आप लोग करो। अदरवाइज मुझे तो करवाना है ही है, मैं करवा भी दूंगा। मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आप कुछ अलग करो, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज वाला टॉपिक तो बहुत छोटा सा है। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। सो व्हाट इज रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट को छोड़ दो पहले, रिलेटिविस्टिक वर्ड को। तो आप पहले मुझे, आप लोग ही मुझे बताएं कि व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? आप लोग का ऑडियो ऑन है, आप लोग मुझसे बता सकते हो। आप लोगों का ऑडियो ऑन है तो आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। पढ़ रखा है? कोई तो बोल जाओ, गलत ही बोल जाओ, कोई मना नहीं है। आप लोगों का ऑडियो ऑन है तो आप बता सकते हो कि डॉपलर इफेक्ट क्या है। हम पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हो डॉपलर इफेक्ट। सर डॉपलर इफेक्ट का मतलब कि दूर से साउंड आ रही है तो पता लगना कि कितनी इंटेंसिटी से है। इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है? सही है, मतलब आपने सही से करीब करीब सही बोला है। और कोई? क्योंकि देखो आज हमारी ये फर्स्ट यूनिट का जो हमारी करंट यूनिट चल रही है उसका ये क्लास टॉपिक है, तो दैट आप आराम से मेरे साथ में बता सकते हो, हम आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बताओ। सर फ्रीक्वेंसी चेंज होती चेंज होगी कब? जब ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, आप खुद कह रहे हो, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही बता रहे हो कि मेरे पास में एक सोर्स है और एक मेरे पास में ऑब्जर्वर है। अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिवली अगर एक दूसरे की पोजीशन चेंज होती है, चाहे वो दोनों एक साइड में आ रहे हो या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, या एक इधर जा रहा हो दूसरा इसके पीछे जा रहा हो, कुछ भी हो, अगर रिलेटिव उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, तब उस केस में क्या होता है कि हमारी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमें चेंज मिलती है। फ्रीक्वेंसी में चेंज हमको ऑब्जर्व होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हमको ऑब्जर्व होता है। कब होता है? इसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन जो अभी आप लोगों ने बोली, और वो है ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन है तभी ये पॉसिबल है कि हमारे पास में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। लाइक अगर मेरा सोर्स या ऑब्जर्वर, मान लीजिए मेरा सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है हमारे सोर्स की तरफ, तो जो फ्रीक्वेंसी जो मुझे मिल रही है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फास्ट कलेक्ट होगी। जब कलेक्शन मेरा फास्ट हो जाएगा तो मेरे पास में फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ गई। और अगर मैं दूर जा रहा हूँ, रिसीड कर रहा हूँ, तब उस केस में मेरे पास में मैं दूर जा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी मुझे इस तरह से मिल रही है, मेरा रिसीव कम हो रहा है। जब रिसीव कम हो रहा है तो मेरे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, लाइक मेरे यहाँ पे जनरेटेड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एफ है, तो एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट होगा इस केस के अंदर, और इस केस के अंदर मेरी एफ इज लेस देन एफ नॉट हो जाता है। फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो कलेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे कलेक्टेड फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। किससे? जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उससे। और जो रिलेशनशिप होती है वो रिलेशनशिप हमारे पास में क्या आती है? देखो मैं गलत लिखूंगा शायद। F इज इक्वल टू एफ नोट, हाँ बोलो। एफ वी प्लस माइनस वी नोट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। वी ऑब्जर्वर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस वी सोर्स डिवाइड बाय वी ऑब्जर्वर माइनस प्लस, है ना? नो सर, प्लस माइनस ये नीचे भी डिनोमिनेटर वी एस, तो ये तो कैंसिल और वी है साउंड वेलोसिटी है, वी साउंड वेलोसिटी है, ठीक है। कौन एफ नॉट
मल्टीप्लाइड बाई एफ नॉट। सर जो ऊपर वाले में है ना उसे v प्लस माइनस वी नॉट मतलब साउंड वेलोसिटी है ओनली। ओके, साउंड वेलोसिटी, ओके, और ऑब्जर्व है हाँ, और सोर्स नीचे। हाँ अब सोर्स नीचे वाली वेलोसिटी आएगी वाले में, नीचे वाले में v प्लस माइनस वी सोर्स। हाँ अब सही है सर। ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हम काम में लेते हैं। ये पूरी पूरी चीज हमारे साउंड के लिए डॉपलर इफेक्ट है, साउंड डॉपलर इफेक्ट। नाउ इसी चीज को आप कंटिन्यू करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं हम हमारे रिलेटिविस्टिक केस में। रिलेटिविस्टिक केस कब होगा? जब मेरे पास में सोर्स और जो ऑब्जर्वर है उनके बीच की वेलोसिटी, यहाँ पर मेरी वेलोसिटी क्या है? वी नॉट। ये वेलोसिटी मेरी क्या हो रही है? लाइट की वेलोसिटी से कम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी जो वेलोसिटी है वो लाइट के वेलोसिटी के कंपेरेबल है। सेकंड, जो सोर्स है उससे जो लाइट निकल रही है, पहले चलो इसको साउंड वाला तो इसको लिख लो, फिर बाद में मैं उसको बताता हूँ। इसको अभी आप छोड़ो, डॉपलर या रिलेटिविस्टिक वर्ड भी अभी मत लिखना, इस वर्ड को अभी मत लिखो, इसको अभी मत लिखो, बाकी चीज को लिख लो। ये डॉपलर इफेक्ट हो गया साउंड का, फिर हम रिलेटिविटी की बात करेंगे। इसको लिख के फिर हम रिलेटिविटी की बात करेंगे। सर वर्चुअली वेवलेंथ भी तो चेंज होती है ना? वेवलेंथ चेंज होगी ना, ये हो रही है। मेरी तबीयत भी खराब है। लिखने के बाद में बता देना। ओके, ओके, गुड, 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 ठीक है। तो अब हम इस केस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या करते हैं? अब हम आ जाते हैं रिलेटिविस्टिक केस। जब रिलेटिविस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी है, और मेरा जो सोर्स है, अब इसमें दोनों फर्क है, दोनों में मतलब मेजर फर्क ये है कि जो हम साउंड की जो बात कर रहे थे, इसमें अभी हमने साउंड की वेलोसिटी ली थी। साउंड जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट है, साउंड की वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट होती है, जबकि जो लाइट वेलोसिटी है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है। मैंने पहले ही बताया था लाइट की वेलोसिटी क्या है? फ्रेम इंडिपेंडेंट है, फ्रेम इनवेरिएंट है, जबकि जो साउंड की वेलोसिटी है वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है। हर फ्रेम के अंदर अलग अलग आपको साउंड की वेलोसिटी मिलेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल, आप अगर पानी के बाहर खड़े हो तो आपको अलग साउंड, पानी के अंदर अलग साउंड। अगर आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बाहर जो लड़का है उसकी साउंड और आपको जो साउंड सुनाई दे रही है, जो उसकी साउंड की वेलोसिटी है, उनमें फर्क नजर आएगा। साउंड की वेलोसिटी के ऊपर हमारा गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन वर्क करता है, जबकि लाइट की वेलोसिटी के ऊपर लॉरेंस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन वर्क नहीं करता है। हमने करके भी देखा था, जब हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किया था, वेलोसिटी एडिशन, और उसमें हमने लाइट की वेलोसिटी को ली थी, तो ऑब्जर्वर और जो एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम के अंदर लाइट की वेलोसिटी सेम रहती है। लाइट की वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे केस के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ कि मेरे पास में सोर्स जो है, सोर्स से लाइट बाहर निकल रही है और इस लाइट की वेलोसिटी है सी वेलोसिटी सोर्स से। सोर्स मींस लाइक आपका कोई पोल स्टार है, कहीं कोई दूर स्टार है, उस
स्टार से हमारे पास में लाइट आ रही है और आप उस लाइट स्टार की तरफ ट्रेवल कर रहे हो, आप रॉकेट में बैठ के उस लाइट स्टार की तरफ जा रहे हो, ठीक है, या आप जा रहे हो या एक कोई दूसरा और एक इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है या इधर से एक लाइट आ रही है और एक इधर से लाइट आ रही है, ये वाली लाइट इस लाइट को ऑब्जर्व कर रही है, ये वाली लाइट इस लाइट को ऑब्जर्व कर रही है। देन अब एक रॉकेट ही मान लेते फिलहाल, तो एक रॉकेट इसकी साइड में जा रहा है और वो v वेलोसिटी से इसकी साइड में जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर आप बैठे हो, आप इस लाइट को देख रहे हो कि भैया लाइट किस तरह की आ रही है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी, अब जब आप इसकी तरफ जा रहे हो, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आपने इसमें क्या कहते हैं उसमें, अब मेरे पास में देखो दो फ्रेम हो गए, एक ये फ्रेम और एक ये वाला फ्रेम, दो मेरे पास में फ्रेम, ठीक है। अगर मैं इस सोर्स को स्टेशनरी मान रहा हूं और इसको मूविंग मान रहा हूं तो ये फ्रेम इस साइड में आ रहा है, अगर मैं इसको स्टेशनरी मान रहा हूं तो ये मेरे पास में उस साइड जा रहा है, कौन सा, ये जो लाइट है वो उस साइड जा रही है, या ये जो ऑब्जर्वर है वो इस साइड जा रहा है, दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। देन इस केस के अंदर अब हमारे पास में मान लीजिए जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया, जो वेवलेंथ है हमारे पास में, मैं ये मान के चलूं इसके अंदर कि जो लाइट हमारी एमिट हुई है, मान लीजिए टाइम इंटरवल t के अंदर, इफ लेट n waves are emitted in time interval t टाइम इंटरवल में यहाँ से सोर्स से जो लाइट बाहर निकल रही है, जो पल्सेज बाहर निकल रही है, वो n पल्सेज बाहर निकल रही है, n वेव ट्रेन हमारी यहाँ से बाहर निकल रही है। देन आपके इस टाइम इंटरवल के अंदर जो वेव ट्रेन की जो लेंथ है, जो यहाँ से पल्सेज कितनी निकल रही है, n पल्सेज, पल्सेज का मतलब एक पल्स निकली, फिर एक और पल्स निकली, फिर एक दूसरी पल्स निकली, फिर तीसरी पल्स, इस तरह से मान लीजिए आपका जो बल्ब है, बल्ब से आप लाइट निकाल रहे हो, बल्ब बार बार आपको वहां से लाइट जनरेट कर रहा है, जो पल्सेज निकल रही है, जो ट्रेन बाहर निकल रही है, वो आपने टाइम देखा 10 सेकंड में कितनी निकली कि साहब 20 पल्स बाहर निकल रही है, 100 पल्स बाहर निकल रही है। तो हमारे पास में जब ये इसकी तरफ मूव कर रहा है तो इस टाइम t इंटरवल के अंदर जो हमारे पास में वेव ट्रेन की लेंथ जो कलेक्ट हो रही है, वेव ट्रेन की लेंथ ऑफ वेव ट्रेन, लेंथ ऑफ वेव ट्रेन, दैट इज हमारे पास में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वेव ट्रेन इज किस टाइम के अंदर, इन टाइम इंटरवल, इन टाइम t टाइम के अंदर, t टाइम के अंदर कितना, ct उधर जा रहा है तो ये हुआ ct माइनस ये किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस vt हमारे पास में लेंथ हो गई किसकी, वेव ट्रेन की लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक की वेव ट्रेन की लेंथ जो हमारे c वेलोसिटी से लाइट जा रही है। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर ये यहाँ पर, तो जब ये लाइट उधर जा रही है तो कितनी लेंथ ट्रेवल हो गई, ये मेरे पास में लेंथ आ गई, वेव ट्रेन की लेंथ, ठीक है। और इस वेव ट्रेन की लेंथ t टाइम के अंदर मेरे पास में कितनी वेव जनरेट हो रही है, अभी मैंने लिखा है n वेव जनरेट हो रही है, तो अगर मैं इसको n से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास में कितनी वेव्स, लाइक यहाँ पे मेरे पास में कितनी हुई है, एक पूरी और आधी इधर, दो वेव्स मेरे जनरेट हो रही है। सो देयरफॉर दी वेवलेंथ, ऑब्जर्व वेवलेंथ, ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ मैं निकाल सकता हूं, कितनी हो जाएगी, टाइम जो हमारे पास में ये आया, जो हमारे पास वेव लेंथ जो आई, टोटल वेव ट्रेन की लेंथ डिवाइड बाय vt डिवाइड बाय n, ये मेरी एक ट्रेन की एक वेवलेंथ मुझे मालूम पड़ गई कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, ये मुझे मालूम पड़ गया डिवाइड बाय n करने, तो ये मेरी हो गई लैम्डा। ओके, जब मेरे पास लैम्डा आ गया, ऑब्जर्व वेवलेंथ लैम्डा आ गई, तो मैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू क्या होता है, f और लैम्डा के बीच में रिलेशन, दैट इज c डिवाइड बाय लैम्डा। तो c डिवाइड बाय लैम्डा, यानी कि इसको c के डिनोमिनेटर में रखना है, तो जब डिनोमिनेटर में रखूंगा
तो क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा Cn डिवाइड बाई Ct माइनस Vt। ये मेरे पास में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, लिख लीजिए, ये मेरी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। हो गया, ठीक है, ठीक है। गुड, दिस इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, लिख लेना भैया आगे वर्ड, ये मेरी हो गई ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ सोर्स की बात करो, सोर्स से हमारे पास में जो लाइट निकल रही है, अगर सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी बाहर एमिट हो रही है, सीटी, क्या सीटी, क्या हुआ विकास? विकास, चलो, देन हमारे पास में सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर मेरे पास है, मैं उसको f0 से, ये तो मेरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो गई है ना। अब सोर्स खुद के अंदर तो मैं हमेशा स्टेशनरी हूं, मैंने कई बार आपको कहा, मैं अगर मूव भी कर रहा हूं तो वो आपके रेफरेंस में मूव कर रहा हूं, खुद के रेफरेंस में तो मैं स्टेशनरी हूं। तो इसका प्रॉपर जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज दी original frequency or the frequency emitted by the source, not observed by the observer. So the emitted frequency वो कितनी है, वो मैं f0 से लिख रहा हूं, ऑब्जर्व्ड, सॉरी, जो उसकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, उसको मैं लिख रहा हूं f0। प्रॉपर फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर होगी, अगर यहाँ पे n वेव ट्रेंस जनरेट हो रही है, n वेव जनरेट हो रही है इन टाइम, t टाइम के अंदर जनरेट हो रही है, तो आई कैन राइट इट n डिवाइड बाई t। अब ये t कौन सा होगा, ये इस सोर्स का, सोर्स के हिसाब से टाइम कितना है वो, तो सोर्स के हिसाब से टाइम इज t0, वो उसका प्रॉपर टाइम, तो t0 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास में हो गया जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला। देन अब यूं करें, देखो इसको भी मैं ऊपर लिख लेता हूं यहाँ पे, ये तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी हो गई, देन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने लिखा, f इज इक्वल टू क्या, f इज इक्वल टू Cn डिवाइड बाई Ct माइनस Vt। दोनों को एक साथ में देखो, आपको बहुत क्लियरली मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर जो t है, ये कौन सा टाइम है, ऑब्जर्व टाइम, ऑब्जर्वर का टाइम है, जबकि ये t0 प्रॉपर टाइम है, इसमें इसका सोर्स का, दैट इज इन फ्रेम एस डैश। इस फ्रेम को अगर मैं एस डैश एस फ्रेम कहूं और जो मूविंग फ्रेम है वो मेरा एस डैश फ्रेम है, तो ये एस डैश के अंदर इक्वेशन है इन एस डैश फॉर ऑब्जर्वर, जबकि ये इन एस फ्रेम फॉर सोर्स, और स्टेशनरी जो हमारा सोर्स है उसके लिए है, सोर्स के केस में। देन अब इन दोनों से मैं n की वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूं, एंड यहाँ पर जो t है, इस t को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूं। हमको मालूम है प्रॉपर टाइम और ऑब्जर्व टाइम के बीच में रिलेशनशिप, हमको मालूम है क्या होती है रिलेशनशिप, ऑब्जर्व टाइम एंड प्रॉपर टाइम के बीच में रिलेशनशिप, t इज इक्वल टू t0 रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। सो इस t0 की वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ, n की वैल्यू भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, n क्या हो जाएगा यहाँ से f0,
एफ इज इक्वल टू एफ नॉट टी नॉट। ये दोनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई एन की जगह हो जाएगा एफ नॉट टी नॉट डिवाइड बाई सी माइनस वी, टी को कॉमन ले लेता हूं मैं, सी माइनस वी, टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टी नॉट डिवाइड बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ठीक है, टी कॉमन ले लिया और टी की जगह टी नॉट का जो ये वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। अब देखो, अब इस रूट में मैं सी स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं सी कॉमन लूंगा तो सी कहाँ चला जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में वैल्यू क्या मिल जाएगी, अब इस चीज को देखो, मेरे पास में वैल्यू क्या बन जाएगी, क्या लिखा है क्या, अरे t इज नॉट इक्वल टू, ये क्या है विकास, t इज नॉट इक्वल टू, जो आप लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, मैं क्या लिख रहा हूँ वहां पे, इट इज अ लेंथ। पूरा सेंटेंस पढ़ो, उसके आगे मैंने लिखा है वेव ट्रेन की लेंथ है इन अ टाइम इंटरवल t टाइम इंटरवल में जो लेंथ है विच इज इक्वल टू ct माइनस vt, इट इज अ लेंथ। ये मेरी लेंथ है, ये मैं लिख रहा हूं वहां पे। सो अब इसको हम जब उल्टा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास में वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये वैल्यू मेरी चली गई ऊपर, ऊपर जाने के बाद में सी स्क्वायर कॉमन लिया और जो फाइनल मुझे मिल जाएगा वो मुझे मिल जाएगा रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी माइनस वी मल्टीप्लाइड बाई एफ नॉट। ये मेरे पास में टी नॉट से टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास में। अब इसमें भी ऊपर क्या लिखा हुआ है, रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी कि रूट रूट को छोड़ो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह गया मेरे पास में एफ इज इक्वल टू रूट, एक रूट ऊपर आएगा क्योंकि एक नीचे वाला कैंसिल हो गया तो नीचे हाफ पीछे रह जाएगा, दैट इज ऊपर आ जाएगा मेरे पास में सी प्लस वी डिवाइड बाई सी माइनस वी मल्टीप्लाइड बाई एफ नॉट। ये मेरे पास में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी किसकी, जो लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है, अगर मेरी वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है तब उस केस में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मुझे जो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है उससे इस फॉर्म में चेंज होती हुई नजर आएगी। ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, रूट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रूट सी प्लस बी डिवाइड बाय सी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। कब, व्हेन v इज कंपेरेबल टू c, तब ये वर्क करेगा। व्हेन c इज वेरी वेरी लेस देन v इज वेरी वेरी लेस देन c, तब क्या हो जाएगा, तब f बराबर f नॉट बराबर हो जाएगा। ओह माय गॉड, बड़ा फास्ट लिख लेते हो गया। लिख लो, हो गया, गुड। गुड गुड गुड। ये कब केस है, ये केस तब है जब आपका दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, है ना, तब ये रिजल्ट आ रहा है। अब मान लीजिए ऑब्जर्वर इधर नहीं आकर ऑब्जर्वर की डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया, ऑब्जर्वर उधर जा रहा है, रिसीड कर रहा है, दूर जा रहा है, तब उस केस में क्या होगा, बहुत सिंपल सा है। जब दूर जा रहा है, मेरी वेलोसिटी ये है v वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को मैं क्या लूंगा, माइनस v वेलोसिटी, हो गया ना। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गई, माइनस v वेलोसिटी। जब माइनस v वेलोसिटी है तो मैं इसको माइनस v से रिप्लेस कर दूं, दैट इज यहाँ पे ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। और ये केस हो गया व्हेन रिसीडिंग, जब दूर जा रहा है
उस केस में फॉर्मूला जब रिसीड कर रहा है तो when approaching each other, when source and observer approaching each other, तब तो होगा f is equals to root of c plus v divided by c minus v multiplied by f naught, और when receding तब हो जाएगा f is equals to root of c minus v divided by c plus v f naught. ये मेरे पास में आ जाएगा। अब आप सब लोग समझदार हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं। अब मुझे बताओ, जब रिसीड करेगा तब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या जब अप्रोच करेगा तब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी? लाइक व्हाट आई वांट टू नो, f is greater than, equal to और लेस देन f नॉट क्या है? क्या साइन मेरा यहाँ पे रहेगा? और इस केस में क्या साइन रहेगा? f is less than, equal to, greater than f नॉट। लेस देन साइन होगा, इक्वल टू साइन होगा, ग्रेटर देन साइन होगा। इस केस में ग्रेटर देन साइन होगा, लेस देन साइन होगा या इक्वल टू साइन होगा? आप लोग मुझे बताओगे। देन if v is at non-relativistic case, that is v is very less than c, क्या हो जाएगा? f क्या हो जाएगा? आप बता दीजिए। Then the topic is complete. लिख लो और मुझे बता दो क्या लिखूं मैं। डन हो गया? सर नॉन रिलेटिविस्टिक में f इक्वल टू एफ नॉट हो जाएगा। यस। और सर रिसीडिंग में f इज लेस देन एफ नॉट होगा। और अप्रोचिंग में बिकॉज क्यों होगा सर? बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर ग्रेटर हो रहा है। ग्रेटर हो रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है विच इज लेस देन दी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम होगी। इस केस में उसमें ग्रेटर देन से, उसमें ग्रेटर देन। दैट्स गुड। तो ये हमारे रिजल्ट आ जाते हैं। तो अब इसका रिजल्ट का मतलब सोचो, बहुत सिंपल सा मतलब है कि लाइक है ना, मतलब दो फोटोन्स है, दो आपने ट्यूबलाइट ऑन कर रखी है, दोनों ट्यूबलाइट की लाइट एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो जो यहाँ से जो फोटोन आ रहा है और यहाँ से जो फोटोन जा रहा है, ये फोटोन सामने वाले फोटोन को देख रहा है, तो इस फोटोन को सामने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम नजर आएगी, ज्यादा नजर आएगी। उसको लगेगा सामने वाला तेज है, और इधर वाले को क्या लगेगा? ये वाला तेज है। ये यहाँ पे मालूम पड़ा दोनों की फ्रीक्वेंसी, और जैसे फ्रीक्वेंसी अलग चेंज हो रही है, और यही हमने बात पहले भी कह रखी है कि जहां पर भी रिलेटिव थीटा एंगल पर मूव करे तब क्या थीटा एंगल पर सर मूव करे। हाँ, देखो वो अलग अलग केसेज है, हम उन केसेज में नहीं जा रहे हैं। अगर आपको वो केस लेंगे ना तो उसको भी हम ले सकते हैं। मेरे पास में सोर्स से लाइट इस डायरेक्शन में निकल रही है और ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पर है, ठीक है। ऑब्जर्वर मेरा यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो बेसिकली लाइट उस डायरेक्शन में भी जा रही होगी। चलिए मान लेते हैं उस डायरेक्शन में लाइट नहीं जा रही है और इस लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, तब उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो सोर्स है, इस सोर्स ने कितना कलेक्शन किया, अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना कलेक्शन हो रहा है, अलोंग वाई डायरेक्शन कलेक्शन कितना हो रहा है, और नेट कितना कलेक्शन हो रहा है, उन सबको मुझे नोट करना पड़ेगा। वो हमारे केस में है नहीं। है ना? और वैसे भी जब हम यहाँ पे साउंड की और यहाँ पे जो सॉरी इसकी लाइट की बात कर रहे हैं, ये तो चारों तरफ स्प्रेड हो रही है। उस रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने देखे हैं। हाँ, अलग अलग क्वेश्चन तो खूब मिलेंगे आपको।
हमारे कोर्स में जहाँ तक लिमिटेशन है ना, वहां तक ही हम उसको कर रहे हैं। आप आगे आगे जब आओगे एमएससी के अंदर, मैं इसको और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। और मतलब अभी तो हमारे काफी कुछ बाकी है इसके अंदर। अभी हमने रिलेटिविटी का स्टार्टिंग किया है। इसके बाद में हमारे पास में आप लोगों ने देखा भी होगा, टीवी पे कई मूवीज में आती है, स्पेस टाइम। स्पेस और टाइम का हमारे पास पूरा एक शीट हो जाती है और वो शीट कर्व शेप के अंदर आ जाती है। ग्रेविटी का उसमें इफेक्ट आता है, टाइम चेंज हो जाता है, ब्लैक होल्स बनते हैं, वाइट ड्राफ्ट बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे इसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है वो ऑलमोस्ट लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच कर रहा है, तो वहां पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। तो वो हमारे कोर्स में नहीं है, अदरवाइज हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करते। हाँ, तो ये सारा है। अब मेरे पास में इसका एक लास्ट टॉपिक है। वैसे तो मैं इसी को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं लास्ट एक टॉपिक और बात करूँ तो वो लास्ट टॉपिक है हमारा, जो हमारा स्टार्टिंग के अंदर हमने छोड़ा था। हमने इनर्शियल फ्रेम के लिए सारी बातें हम इनर्शियल फ्रेम के लिए कर रहे हैं। अब आ जाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से होंगे, जिसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है मींस रोटेशन के अंदर है। अगर मेरा फ्रेम रोटेटरी फ्रेम है, लाइक अगर आप झूले में बैठे हो और गोल गोल झूला घूम रहा है, तब तो वहां पर ये जो हमारा केस है वो काम नहीं करता है। ये कब केस काम करता है, जब आप एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हो, तभी जो अभी तक हमने पढ़ा वो सिर्फ तब वर्क करता है जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हो, इनर्शियल फ्रेम में हो। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तब जो भी अभी तक हमने पढ़ा ये सारा काम नहीं करेगा। इसीलिए ये स्पेशल केस है। अब केस दूसरा है कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में मींस आप गोल गोल घूम रहे हो, या आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ में, तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में हमारा v कांस्टेंट नहीं रहेगा। और इसका मैं एक पर्टिकुलर लू, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम रोटेटरी फ्रेम है, तब वहां पर आपको एक एडिशनल फोर्स मिलता है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं आप लोग जानते हो, जब आप गोल गोल घूम तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एग्जैक्टली वहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो जब आप गोल गोल घूम रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फिक्टिशियस फोर्स है जो कहां से आया, मतलब हमको वहां पे हम नहीं लगा रहे, लेकिन इट इज देयर। वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, और उसी फोर्स के कारण उसका रियलिस्टिक एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसका रियलिस्टिक एग्जाम्पल है फोकाल्ट पेंडुलम। फोकाल्ट पेंडुलम क्या चीज है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ हमारी रोटेट कर रही है। अब अर्थ रोटेट कर रही है, इसको फील कैसे करोगे, इसको फील करने के लिए हमने क्या किया कि अर्थ की सरफेस पर एक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 18 मीटर हाइट का मैंने एक पोल लगाकर उसके ऊपर मैंने एक पेंडुलम को बांध दिया। 18 मीटर हाइट के ऊपर मैंने एक पोल लगाया और वहां से मैंने एक पेंडुलम लटका दिया। तो अब ये पेंडुलम क्या हो रहा है, जैसे मेरी अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ रोटेशन के कारण ये पेंडुलम भी रोटेट कर, तो यहां से मैं उसको फील कर सकता हूं कि अर्थ के ऊपर कोई मैंने एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया जो बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन वहां पर एक फोर्स है, दैट इज फिक्टिशियस फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दैट इज अ फिक्टिशियस फोर्स, जो एक काल्पनिक फोर्स की तरह आ रहा है वहां पे, बट इट प्रेजेंट देयर, और ये फोकाल पेंडुलम इसको प्रूव करता है। तो दिस इज दी लास्ट टॉपिक। इसकी डिटेल्स मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं भेज दूं, ये जो फोकाल पेंडुलम के बारे में डीएस माथुर वाली जो बुक है उसमें से इसको मैं स्कैन करके आप लोगों को मैं भेज दूंगा। अदरवाइज तो हम डिटेल में जितना जाना चाहे ना इस यूनिट में कहीं तक भी जा सकते हैं। हाँ बोलो। What are different centrifugal force and centripetal? Nothing different. It is our interpretation, how we interpret it, how we interpret the things. Like अगर मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, आप लोगों ने
दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट भी काम में लिया है और दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट भी काम में लिया है ना। लाइक मेरे पास में दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब मुझे बताओ आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट काम में लोगे या डॉट प्रोडक्ट काम में लोगे? दोनों ही तो हो रहे हैं। क्या यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो रहा है? क्या इन दोनों के बीच सम नहीं हो रहा है? सम भी तो हो रहा है ना। इन दोनों के बीच में ये सम का रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी। तो क्या ये नहीं हो रहा है? हो रहा है। नाउ इट डिपेंड्स कि हम किस समय किस चीज को कंसिडर कर रहे हैं। ऑल द थ्री आर हैपनिंग हियर, बट इट इज अप टू अस कि हम इसमें कौन सा कंसिडर करेंगे और क्यों कंसिडर करेंगे। वो डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं, कौन डोमिनेट कौन कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो दिस इज द थिंग। एनी अदर क्वेश्चंस? हमारी जो फर्स्ट यूनिट जो है, ये जो यूनिट है अब हमारी कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट यूनिट में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट यूनिट है हमारी इलास्टिसिटी पे हम बात करेंगे। तो आज की यूनिट हमारी बहुत लंबी हो गई है। हाँ, इस यूनिट को हमने कब स्टार्ट किया था? 17 अगस्त को चालू किया था और आज हो गया 13 अक्टूबर। 2 महीने लग गए। बहुत लंबी चल गई। इसको अभी तो और डिटेल में जा सकते हैं। चलिए छोड़ो। और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक पढ़े नहीं। वो तो अब आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया होगा। मैंने तो 17 अगस्त से पढ़ाना स्टार्ट किया। आज 13 अक्टूबर तक 2 महीनों में मेरी एक यूनिट कंप्लीट हुई है। अब मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये कोर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भेज दिया है 22 पे, आप देख लेना, आपको असाइनमेंट मिल गया है। ये बुक भी मैंने डाल दी है और अब वो बुक बहुत बड़ी है, मैं स्कैन पूरी नहीं कर सकता हूँ। मैंने कुछ पेजेज स्कैन करके वो मैं आज शाम तक आपको दे दूंगा। और वाइस पे मैंने असाइनमेंट दे दिया है, उस असाइनमेंट को कर लेना। क्वेश्चंस हो? असाइनमेंट कितने नंबर के हिसाब से करें हम? मतलब जैसे हर क्वेश्चन की वेटेज कैसे रखें? एज सच मैंने असाइनमेंट में मार्क्स का, देखो मेरा पर्पज यहाँ पे आप लोगों की ना तो मेमोरी टेस्ट करने का है, ना ही मेरा पर्पज यहाँ पर कोई दूसरा है। आप लोगों के पीछे किसी तरह का कोई कंपटीशन क्रिएट नहीं करना है। मेरा पर्पज ये है कि अगर आप असाइनमेंट करोगे, दैट मीन्स आप अपने हाथ से लिखोगे, तो आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। दैट इज माई फर्स्ट पर्पज। आप सब्जेक्ट से जुड़ो एंड जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, जितना डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उसको पूरा लिख सकते हो, वो आप लोगों के लिए काम आएगा। और इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं जो हमारे एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे, वो इन्हीं से मैं कुछ मतलब प्लस माइनस करके इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपको दूंगा, सो दैट आप समझ तो पाओ सब्जेक्ट क्या है। मतलब नॉर्मली ये होता है ना कि बच्चों को अगर मैंने 5 क्वेश्चन दे दिए और कहा कि भाई इसी में से एग्जाम का पेपर आएगा, तो 5 को रट लेते हैं, बाकी सिलेबस छोड़ देते हैं। मेरा वो नहीं है। मैं चाहता हूँ आप पूरे सब्जेक्ट को समझो और उसमें एक वो भी नहीं कि मीन्स आपको मार्क्स का कुछ हो। मार्क्स का कुछ आप अभी मत सोचो, मार्क्स हम बाद में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन मतलब हर एक क्वेश्चन को कितना डिस्क्राइब करना है, इतना अच्छे ढंग से आप लिख सकते हो, बिकॉज वो आपके नोट्स है। असाइनमेंट जो मैं दे रहा हूँ वो बेसिकली आपके नोट्स तैयार करने के लिए दे रहा हूँ, आपके एक फेयर नोट्स तैयार हो जाए इसके लिए। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं दैट इज गुड, तो उन नोट्स के ऊपर ही आप लिख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। सर आपने जो बुक अपलोड की है ना सर, वही देखता हूँ मैं तो। हाँ वो बुक ठीक है, उसमें से बस ये डॉपलर वाला शायद टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, बाकी तो मिल जाएगा, बट आपको नोट्स अपने हाथ से सर बाइजर में है। हाँ बाइजर में है, ठीक है फिर। सर है। हाँ है, स्टार्टिंग में है। ओके ओके ओके, दैट्स गुड। अब हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है 1 मिनट में, तो मैं क्लोज कर लूँ? Yes. ओके।